देश का नाम भारत हो या इंडिया, इसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। इस बहस की शुरुआत G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों को राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए एक न्योते से हुई है। क्योंकि 9 सितंबर को होने वाली इस डिनर पार्टी के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर के बीच G20 की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, जिनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर का आयोजन किया गया है और इसके लिए मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। इस निमंत्रण पत्र के सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेर लिया और इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा कि 9 सितंबर को G20 के डिनर के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से जो न्योता भेजा गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जबकि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, वो राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये दावा भी किया गया कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है, इसलिए G20 मेहमानों को भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिससे साफ होता है कि मोदी सरकार विपक्ष के गठबंधन से डरकर संविधान का अपमान कर रही है, क्योंकि वो इंडिया अलायंस से डर गए हैं। वो कह रहे हैं इंडिया गुलामी का प्रतीक है, इसलिए नाम बदलना चाहिए भारत का। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। कांग्रेस की तरफ से ये दावा भी किया गया कि बीजेपी में इंडिया गठबंधन का ये डर देखकर उन्हें अच्छा लगा। G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। इंडिया और भारत शब्द की लड़ाई में कांग्रेस ने संविधान की दलील भी दी। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित संविधान में शब्द है, इसे कैसे हटाओगे? इतना डर अच्छा नहीं होता बच्चे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के डर से बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश में है। इंडिया का नाम भारत किए जाने के मुद्दे पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उसके साथ इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे सहयोगी दलों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर इतिहास को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। কিন্তু ইন্ডিয়া নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে, হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? गठबंधन में शामिल आरजेडी ने भी बीजेपी पर इंडिया गठबंधन से डरने का आरोप लगाया। इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया और भारत एक ही हैं और अगर बीजेपी को इंडिया से दिक्कत है तो भारत नाम से भी होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन की तरफ से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हुई तो सियासी बयानबाजी का दौर और भी तेज हो गया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया, एक पार्टी के अपमान की कोशिश में विपक्ष पूरे देश का अपमान कर रहा है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष से सवाल पूछा कि भारत शब्द का विरोध क्यों, भारत माता की जय कहने का विरोध क्यों? अपना अहंकार और घमंड छोड़ दो। ये घमंडिया गठबंधन के नेता एक के बाद दूसरा ऐसा बयान देते हैं जो एक दल, एक नेता के खिलाफ नहीं, पूरे देश के खिलाफ करते हैं। इस बीच कांग्रेस को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत ही भारत की पहचान है। कांग्रेस को तो बोलने का नैतिक ताकत नहीं है, जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, आपातकाल तक लगाया है। बीजेपी ने विपक्ष से सवाल पूछा कि जो नाम संस्कृति से जुड़ा है उसका विरोध क्यों? लोगों का न तो भारत की संस्कृति से प्रेम है, न तो भारत से। मेरा मानना है भारत के लोग जानते हैं कि भारत क्या है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि गुलामी की निशानियों को हटाना चाहिए। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारे संविधान में देश का मूल नाम भारत ही है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर भी तंज कसा। कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है। वो दुकान खोला है, दुकान बंद भी हो जाएगा। लेकिन जो भारत है, भारत संग्रह और शुरू जितना आपको लगता है ओल्ड है, जितना पुराना है, भारत भी इतना पुराना है। और भारत भी जब तक सान और शुरूज रहेगा, भारत भी रहेगा।
इंडिया गठबंधन के आरोपों के बीच बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने दावा किया कि इंडिया शब्द अंग्रेजों को दी हुई गाली है, जिसे बदलकर अब भारत करना चाहिए। क्योंकि देश के कोने कोने से अब ये मांग उठ रही है। हरनाथ यादव ने ये भी कहा कि इसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए होना चाहिए, इसलिए भारत होना चाहिए। हरनाथ यादव ने ये भी कहा कि गुलामी के प्रतीकों को बदलना चाहिए। दूसरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये अनेक बार कहा है कि जितने भी गुलामी की प्रतीक हैं, दास्ता के प्रतीक हैं, वो सब भारत भूमि से जाना चाहिए। उसी कड़ी में मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही हरनाथ यादव ने दावा किया कि भारत शब्द में जो श्रद्धा का भाव है वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। हरनाथ यादव ने यह भी दावा किया कि अंग्रेज जिसे जाहिल, आपराधिक प्रवृत्ति का और मूर्ख समझते थे, उन्हें इंडिया नाम दिया गया था, लिहाजा अब इंडिया को भारत करने का वक्त आ गया है। जिसके लिए हरनाथ यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का हवाला भी दिया जिसमें भारत बोलने की अपील की गई थी। बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे, किसी को समझ में नहीं आया चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। इससे पहले बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने भी राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया था। अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए। इस बीच नरेश बंसल ने बयान को दोहराते हुए जयराम रमेश के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। इंडिया ये 200 वर्षों से हमको गुलामी का प्रतीक है, पूरा भारत इसको कह रहा है, हर रूप में भारत है, भारत है, भारत है। लेकिन मेरी को समझ में नहीं आ रहा है कि जयराम रमेश जी को और कांग्रेस को भारत के नाम से चिढ़ क्यों है। नरेश बंसल ने सवाल पूछा कि गुलामी के प्रतीकों से विपक्ष को इतना प्रेम क्यों है। इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग के समर्थन में कुछ खिलाड़ी और कलाकार भी सामने आ गए, जिन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी, जिसमें एक नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर की गई अपनी एक पोस्ट में लिखा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हम में गर्व पैदा करे। हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है और हमारे मूल नाम भारत को आधिकारिक तौर पर वापस पाने में बहुत समय लग गया है। मैं बीसीसीआई सचिव जय शाह से आग्रह करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि इस विश्व कप में हमारे खिलाड़ियों के सीने पर भारत लिखा हो। इस बीच सदी के महानायक के तौर पर पहचान बनाने वाले अमिताभ बच्चन ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक शब्द में अपनी बात रख दी। उन्होंने लिखा, भारत माता की जय। भारत के समर्थन में उठी आवाजों को कांग्रेस ने व्यक्तिगत राय बताया। हर आदमी की अपनी अपनी राय है, हर आदमी इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो भारत को भारत कहे, इंडिया कहे, हिंदुस्तान कहे, जो कहना कहे। इस दौरान तारिक अनवर ने बीजेपी पर विपक्ष से डरने का आरोप भी लगाया। देश का नाम इंडिया की जगह भारत रखे जाने के मुद्दे पर जहां एक तरफ सियासत गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके संवैधानिक पहलू को लेकर भी बात उठ रही है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में वकील ज्ञानंद सिंह ने दावा किया कि संविधान में भी देश का मूल नाम भारत ही माना जाता रहा है। भारत ही इंडिया है और जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ उस लैंग्वेज से तो यही दिखता है, क्योंकि हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हुआ था वो इंग्लिश में था, ना कि हिंदी में। हिंदी की कोई भी ड्राफ्ट संविधान सभा ने पास नहीं की थी। इस बीच इतिहासकारों ने बताया कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत का नाम इंडिया किया था। भारत में जब उन्हें पता चला कि यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता रही है और सिंधु नदी को इंडस कहा जाता रहा है, तो इन्होंने हमारे देश को इंडिया कहकर बुलाया और तभी से हमारे देश का नाम इंडिया भी पड़ा। इस मुद्दे पर कुछ आम लोगों ने भारत शब्द को बेहतर बताया। सभी पसंद करते हैं। अगर आप कोई सर्वे करवा लें या किसी से पूछें तो भारत शब्द आई थिंक सबसे ज्यादा लोग महसूस करते हैं कि भारत शब्द से अच्छा कोई शब्द ही नहीं है। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि अब नाम पर बहस नहीं होनी चाहिए। G20 समिट से पहले देश में इंडिया और भारत को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भारत और इंडिया की बहस के बीच बीजेपी पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है, इसलिए निचले स्तर की राजनीति कर रही है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले ITPO कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर की तैयारियों का निरीक्षण किया। G20 के लिए दिल्ली में 78 जगहों पर अल्ट्रा HD और 4K कैमरे लगाए गए हैं। मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे प्रदर्शन की वजह से महाराष्ट्र में परिवहन निगम की 46 बस डिपो पूरी तरह बंद हैं। दावा है कि MSRTC को इससे 13 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। G20 समिट के मद्देनजर हवाई उड़ानों के संचालन के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के शेड्यूल से इतर किसी भी फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत नहीं होगी। देश के 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कल नेशनल अवार्ड जीतने वाले शिक्षकों से मुलाकात की थी। कोरोना के दौर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्ष 2020 और 2021 में वर्चुअली G20 में शामिल थे, मगर ये पहली बार है जब वो G20 सम्मेलन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इस बार जब दिल्ली में G20 सम्मेलन हो रहा है तो जिनपिंग के भारत नहीं आने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस से लेकर साउथ चाइना सी और ताइवान समेत कई मसलों को लेकर चीन से कई देश नाराज हैं। वहीं भारत के साथ सीमा विवाद का मसला भी है। जानकारों की माने तो कहीं न कहीं जिनपिंग कई देशों की तरफ से होने वाली घेराबंदी को लेकर डरे हुए हैं और इसलिए वो G20 में शामिल होने दिल्ली नहीं आ रहे। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक G20 सम्मेलन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब चीन आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये जिनपिंग के कार्यकाल का सबसे मुश्किल दौर भी बताया जा रहा है। ऐसे में जिनपिंग दिल्ली आने का खतरा नहीं उठाना चाह रहे। शी जिनपिंग के G20 के लिए भारत न आने पर चीन ने सफाई भी दी है। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता से जब पूछा गया कि क्या भारत के साथ रिश्तों में तनाव की वजह से जिनपिंग दिल्ली नहीं आ रहे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए आप। तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि भारत के साथ संबंध स्थिर बने हुए हैं और पीएम ली कियांग G20 में चीन का पक्ष और प्रस्ताव पेश करेंगे। 国务院总理李强将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的。 हालांकि माओ निंग ने इस बात का सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया कि जिनपिंग क्यों भारत नहीं आ रहे हैं। निंग ने कहा कि सभी पक्षों के साथ मिलकर G20 को सफल बनाने के लिए हम तैयार हैं। 20国集团作为国际经济合作主要论坛，应当加强伙伴关系，合力应对国际经济和发展领域的突出挑战。 निंग ने कहा कि चीन ने हमेशा G20 के मंच को बहुत महत्व दिया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के तुरंत बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में नहीं आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भारत अमेरिका का सामना करने से बचते नजर आ रहे हैं शी जिनपिंग। पहली वजह की अगर हम बात करें तो वो है भारत के साथ सीमा विवाद। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने LAC की हालात पर चिंता जताई थी। दूसरी वजह की अगर हम बात करें तो वो है चीन की ओर से हाल ही में जारी किया गया तथाकथित स्टैंडर्ड मैप। इस मैप को लेकर भारत ने चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। तीसरी वजह की अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्ते भी चीन को चुभ रहे हैं। वहीं शी जिनपिंग अमेरिका समेत G20 में शामिल पश्चिमी देशों को नीचा दिखाना चाहते हैं। इसके साथ ही जिनपिंग रूसी दोस्त पुतिन का भी साथ निभा रहे हैं, जो खुद भी G20 में नहीं आ रहे। G20 समिट के लिए भारत आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल कोरोना पॉजिटिव है। 80 साल के बाइडेन 7 सितंबर को 4 दिनों के भारत दौरे पर G20 में हिस्सा लेने आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिल बाइडेन के कोरोना संक्रमित होने से अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि जो बाइडेन नियमित रूप से इस हफ्ते परीक्षण करेंगे और लक्षणों की निगरानी करेंगे। बाइडेन 7 सितंबर को भारत के लिए रवाना होंगे और 8 सितंबर को उनकी पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता है। वहीं जिल बाइडेन डेलावेयर में अपने घर पर क्वारंटाइन है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। प्रगति मैदान के आसपास जगह जगह फव्वारे लगाए गए हैं। इनमें से कई फव्वारों में लेजर लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं। और रात के समय रोशनी से सजे इन फव्वारों की अद्भुत छटा लोगों का मन मोह रही है। G20 समिट की तैयारियों के तहत प्रगति मैदान के पास भारत मंडपम को भी लाइटों से सजाया गया। पूरा परिसर रंगीन रोशनी से जगमग कर रहा है। भारत मंडपम के प्रवेश द्वार पर G20 देशों के झंडे भी लगाए गए हैं।
सिर्फ प्रगति मैदान ही नहीं, पालम एयरपोर्ट से लेकर धौला कुआं तक दिल्ली का हर कोना सजा धजा है। जगह जगह G20 का लोगो और तरह तरह की कलाकृतियां लगाई गई हैं, जो रात के समय रंग बिरंगी रोशनी में देखने में अद्भुत लग रही हैं। दिल्ली की सुंदरता देखने के लिए दिल्ली वाले रातों को घूमने निकल रहे हैं और उन इलाकों में जा रहे हैं जहां G20 के लिए रंग बिरंगी सजावट की गई है। ऐसी जगहों पर जाकर दिल्ली वाले तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। दिल्ली वालों की चाहत है कि हमेशा दिल्ली ऐसे ही जगमगाती रहे। ऐसा लग रहा है कि दिवाली है, बहुत सुंदर सजाया हुआ है। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के आसपास भी फव्वारे लगाए गए हैं। यहाँ पेड़ों पर भी लाइटिंग की गई है। ITO पर मौजूद विकास मीनार भी रोशनी से जगमगाती दिखी। G20 सम्मेलन के दौरान संदिग्ध लोगों की निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस प्रगति मैदान और दूसरे संवेदनशील इलाकों पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम भीड़ के बीच संदिग्ध को उसके चेहरे से पहचान लेगा और उसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दे देगा। संदिग्ध की पहचान के लिए ये सिस्टम दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों के डेटाबेस का इस्तेमाल करेगा। फिलहाल एजेंसियों के डेटाबेस में 3 लाख से अधिक संदिग्धों की फोटोज और वीडियोज मौजूद हैं। इस डेटाबेस में मोस्ट वांटेड आतंकवादी, क्रिमिनल और फरार गैंगस्टर्स के चेहरे की डिटेल्स दर्ज हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लगाए गए हैं जो भीड़ में शामिल लोगों के चेहरे को लगातार स्कैन करेंगे। ये सिस्टम किसी व्यक्ति की आंखों के बीच दूरी, उसकी थोड़ी और माथे के बीच की दूरी के आधार पर चेहरों की जांच करता है और जैसे ही किसी संदिग्ध का चेहरा डेटाबेस में मौजूद संदिग्ध के चेहरे से मैच करेगा, ये सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देगा। सिस्टम से मिलने वाली फीड को लगातार मॉनिटर किया जाएगा और अलर्ट मिलते ही सुरक्षाकर्मी संदिग्ध को दबोच लेंगे। बताया जा रहा है कि AI आधारित ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम 90% तक सटीक पहचान कर सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 80% चेहरा मैच करने पर किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध मानकर उससे पूछताछ की जाएगी। G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी G20 समिट के दौरान आपस में बातचीत के लिए संदेश ऐप का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस सुरक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां सीक्रेट रखना चाहती है। दिल्ली पुलिस को शक है कि अगर सुरक्षा की जानकारियां लीक हुई तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों के WhatsApp ग्रुप में सुरक्षा संबंधी जानकारी डालने पर रोक लगा दी गई है और संदेश ऐप का इस्तेमाल करने को कहा गया है। इंस्पेक्टर से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक सभी मैसेज भेजने के लिए संदेश ऐप का ही इस्तेमाल करेंगे। G20 की सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी इसी ऐप पर साझा की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने सरकारी नंबर पर संदेश ऐप डाउनलोड कर लिया है। अधिकारियों का मानना है कि संदेश ऐप को हैक करना मुश्किल है और ऐसे में सुरक्षा संबंधी जानकारी लीक नहीं होगी। G20 के दौरान मल्टी लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मल्टी लेयर्ड चेकिंग है तो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर पद वाले पुलिस कर्मियों को सुरक्षा संबंधी जानकारियां मौखिक ब्रीफिंग के जरिए दी जाएंगी। G20 समिट से पहले दिल्ली वालों को 400 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने DTC के बेड़े में शामिल इन बसों को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ये इलेक्ट्रिक बसें अब G20 समिट के दौरान दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती दिखाई देंगी। ये लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इनमें CCTV कैमरे, पैनिक बटन, GPS जैसी कई सुविधाएं हैं। दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 400 नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने के बाद अब पूरे देश में सबसे ज्यादा ई-बसें दिल्ली में हैं। 400 बसेस चल रही थी, 400 और आज आ गई तो 800 बसेस हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वर्ष 2025 तक दिल्ली की सड़कों पर 8000 इलेक्ट्रिक बसें उतारने का लक्ष्य है। दिसंबर 2025 तक टोटल दिल्ली की सड़कों पे 10,480 बसें होंगी, जिसमें से 80% बसेस 8,280 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि नई इलेक्ट्रिक बसों के सड़कों पर उतरने से दिल्ली के वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। G20 की तैयारियों में जुटी दिल्ली पुलिस विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने G20 सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली इलाके में सभी ऑनलाइन डिलीवरीज पर रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली इलाके में सामान या फूड आइटम की ऑनलाइन डिलीवरी पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई है। हालांकि दवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक नहीं होगी और दवाओं की डिलीवरी की जा सकेगी।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक G20 सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली इलाके में हर व्यावसायिक गतिविधि बंद रहेगी, लेकिन पोस्टल, मेडिकल और पैथोलॉजी टेस्ट पर ये रोक लागू नहीं होगी। इसके साथ ही नई दिल्ली इलाके के सभी बैंक, स्कूल, दफ्तर, दुकानें और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। हालांकि रोजमर्रा की जरूरत का सामान जैसे किराना स्टोर, ATM, सब्जी और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता जाएंगे। पीएम मोदी G20 समिट से पहले 7 सितंबर को होने वाले 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक G20 की मेजबानी की वजह से ये यात्रा छोटी होगी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी समेत 8 शहरों में NIA ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि नक्सली समूहों को फंडिंग से जुड़े मामले में NIA ने ये रेड की। आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। त्रिपुरा में 2 सीटों और केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक विधानसभा सीट पर आज वोटिंग हुई। उपचुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। अमृतसर के आर्टिस्ट डॉक्टर जगजोत सिंह रूबल ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वागत के लिए एक पेंटिंग तैयार की है। ये पेंटिंग 7 फीट लंबी है और पूरी तरह हैंडमेड है। असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल को यूनियन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। गृह मंत्रालय हर साल अलग अलग केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर की स्क्रीनिंग और सर्वेक्षण करता है। अयोध्या में रामलला का दर्शन कराने के लिए जन्माष्टमी के एक दिन बाद सरयू नदी में क्रूज सेवा शुरू की जाएगी, जिसका नाम भगवान राम के मददगार रहे पक्षी राज जटायु के नाम पर रखा गया है। 7 सितंबर को शाम 5 बजे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की मौजूदगी में इसका उद्घाटन होगा। लेकिन इससे पहले ही अयोध्या क्रूज लाइंस की पहल पर जटायु क्रूज पूरी तरह से तैयार हो गया, जिसमें श्री राम के जीवन, वनगमन और लंका पर चढ़ाई से जुड़ी तस्वीरें लगी दिखी। क्रूज में आस्थावानों को अयोध्या के घाट और दूसरी जानकारियां देने के भी इंतजाम हैं। पूरे रास्ते में जितने भी घाट आते हैं और उनकी जो भी कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, उनके बारे में सारा बताया जाएगा। एक प्रॉपर गाइड रहेगा, एक इसमें कैप्टन होगा, जैसे प्लेन में एयर होस्टेज होती है, इसमें CO होस्टेज होंगी। बताया गया कि डबल इंजन वाली इस बोट में बने नीचे के 2 AC कंपाउंड में 35-35 यात्रियों के बैठने का इंतजाम है, जबकि इसकी छत पर 20-20 यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे। नया घाट से गुप्तार घाट तक की 18 किलोमीटर की यात्रा के दौरान यात्रियों को स्नैक्स भी मिलेंगे और इस सुविधा के लिए प्रति यात्री मात्र 300 रुपए खर्च करने होंगे। चूँकि दिसंबर तक राम मंदिर का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है, इसलिए इसके बाद श्रद्धालुओं के उमड़ने वाली भारी भीड़ की वजह से इसे कारोबार, पर्यटन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुपरहिट माना जा रहा है। अयोध्या क्रूज लाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक जटायु क्रूज को दुबई से भारत लाया गया है और लॉरी पर लाद कर इसे अयोध्या पहुंचाया गया। अयोध्या नगर निगम और अयोध्या क्रूज लाइंस की साझा कोशिश से क्रूज सेवा शुरू की जाएगी, जिसके पहले चरण में लग्जरी जटायु को लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति 300 रुपए किराया लिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में पुष्पक विमान नामक अल्ट्रा मॉडर्न क्रूज को लॉन्च किया जाएगा, जिसका किराया 800 रुपए प्रति व्यक्ति होगा। जटायु क्रूज की खासियत यह है कि ये 3 से 4 फीट पानी में भी आसानी से तैरती रहेगी और यात्रा के दौरान इस पर मौजूद गाइड पौराणिक घाटों और स्थलों की जानकारी देंगे। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका के कैंडी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में BCCI के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने वर्ल्ड कप के लिए 15 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित अगरकर के साथ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद थे। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर से भारत में हो रहे विश्व कप में मेजबान टीम की कप्तानी का जिम्मा रोहित शर्मा को सौंपा गया है, जबकि हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। वहीं वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के ऐलान के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि मैचेस में उन्हीं को खेलने का मौका मिलेगा जो फॉर्म में होने के साथ विरोधी टीम को देखते हुए उपयोगी साबित होंगे। श्रीलंका में इस समय चल रहे एशिया कप के लिए भारत की जो 18 सदस्यीय टीम चुनी गई थी, उन्हीं में से 15 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनाया गया है। जबकि एशिया कप टीम में मौजूद तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और संजू सैमसन वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं बना पाए, जबकि टीम में युजवेंद्र चहल को भी मौका नहीं मिला, जो पिछले कुछ वक्त से टीम से बाहर चल रहे हैं। यही नहीं, लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में भी गए थे। टीम इंडिया के स्पिन डिपार्टमेंट पर नजर डालें तो इसमें 86 वनडे मैचों में 141 विकेट ले चुके कुलदीप यादव, 52 वनडे में 58 विकेट ले चुके अक्षर पटेल और 179 वनडे मैचों में 197 विकेट हासिल कर चुके अनुभवी रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है।
15 की टीम में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर जडेजा और अक्षर पटेल, एक जैसा रोल, एक जैसा स्किल सेट। क्या किसी ऑफ स्पिनर के बारे में सोचा जा सकता था? बहरहाल अब अगर मगर का दौर पीछे छूट गया है। यही 15 है और इसी 15 पर भरोसा करना होगा ट्रॉफी के लिए। इनके अलावा बतौर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर को वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली है। वहीं हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर का किरदार निभाएंगे। टीम इंडिया की बैटिंग लाइन पर अगर नजर डालें तो इसमें तजुर्बे और युवा टैलेंट का कॉकटेल नजर आ रहा है। वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम में युवा बल्लेबाजों के साथ साथ 200 से ज्यादा वनडे मैच खेल चुके कई बैट्समैन शामिल हैं। फिर बात चाहे रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल और ईशान किशन की हो या फिर विराट कोहली के साथ श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव की, टीम इंडिया का टॉप और मिडिल ऑर्डर बेहद मजबूत नजर आता है। बल्लेबाजी में टीम इंडिया काफी संतुलित दिखती है। इसमें अनुभवी और युवा बैटर्स का अच्छा मिश्रण है। हालांकि केएल राहुल को वर्ल्ड कप टीम में शामिल करना थोड़ा हैरानी भरा फैसला है, क्योंकि वो साल 2022 में करीब 28 की औसत से 10 वनडे मैचों में सिर्फ 251 रन बना पाए, जबकि साल 2023 में 56.50 की एवरेज से 6 मैचों में 226 रन। 15 की टीम में 2 विकेट कीपर चुने गए हैं, ईशान किशन और केएल राहुल। ईशान किशन कमाल की फॉर्म में है, बढ़िया कर रहे हैं। केएल राहुल की फिटनेस कैसी है ये तक पता नहीं है। यही नहीं, केएल राहुल का हालिया फॉर्म भी कुछ खास अच्छा नहीं है। ऐसे में सेलेक्टर्स के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन भी एक अच्छे विकल्प साबित हो सकते थे, जिन्हें कभी लगातार मौके नहीं मिले। वैसे सेलेक्टर्स ने फाइनल 15 का ऐलान तो कर दिया है। अब इन्हीं 15 खिलाड़ियों पर तीसरी बार विश्व कप जीतने का पूरा दारोमदार होगा। अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया को घरेलू मैदान पर खेलने का एडवांटेज मिलेगा। तो हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि 5 अक्टूबर से क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होगा, जो 46 दिनों तक चलेगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कुल 48 मैच खेले जाएंगे, जिनमें से 12 नवंबर तक ग्रुप स्टेज के 45 मैच होंगे, जबकि 15 और 16 नवंबर को सेमीफाइनल और 19 नवंबर को अहमदाबाद में फाइनल होगा। वर्ल्ड कप का पहला मैच 5 अक्टूबर को पिछले वर्ल्ड कप के विजेता और उप विजेता इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में होगा, जबकि भारत अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। इसके अलावा वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। आगे बढ़ेंगे बात पतेकी में और हम आपको बता दें कि अमेरिका के टेनेसी में अचानक एक चट्टान टूटकर गिर पड़ी। टेनेसी के गेटलिनबर्ग में एक पार्किंग लॉट के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा और देखते ही देखते वहां भारी मात्रा में मलबा आ गिरा। पत्थर गिरते ही वहां मौजूद लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। चीन में चक्रवाती तूफान हाइकुई ने भीषण तबाही मचाई है। तूफान के लैंडफॉल के साथ आई बारिश ने फुजियान प्रांत में अचानक बाढ़ के हालात बना दिए। वहां सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया। अमेरिका के ह्यूस्टन में एक तेज रफ्तार कार रेस्टोरेंट में जा घुसी। इस दौरान रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ था। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। स्पेन में हुई भारी बारिश की वजह से वहां जबरदस्त नुकसान हुआ है। स्पेन के एम्पोस्ता में बाढ़ से फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं एल अलामो में सड़कों पर मलबे के साथ साथ गाड़ियां पलटी हुई दिखाई दी। अमेरिका के नेवाडा में बर्निंग मैन फेस्टिवल के लिए पहुंची भीड़ रास्ते खुलने के बाद लौटना शुरू हो गई है। नेवाडा में रेगिस्तान में अचानक तेज बारिश की वजह से हर तरफ कीचड़ हो गई, जिसमें फेस्टिवल में आए 70,000 लोग फंस गए थे। डीएमके नेता और तमिलनाडु में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर देश में बवाल मचा है, लेकिन तमाम आपत्तियों के बावजूद उदयनिधि अपने बयान पर कायम दिखे। जबकि उनके बयान पर जगह जगह हो रहे प्रदर्शन और माफी की मांग के बीच विरोध जताने के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा का बाजार 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। इस तरह के विरोध के बावजूद जब उदयनिधि से दोबारा उनके बयान पर उनका रुख जानने की कोशिश हुई, तो उन्होंने अपने पुराने बयान को दोहरा दिया। இதுவே மாற்றம் பண்ண முடியாதுங்கிறது தான் சனாதனம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம பெண்களை வீட்டை விட்டு வெளில வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ வெளில வந்திருக்காங்க. பெண்கள் படிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. जाहिर है उदयनिधि को अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं। ऐसा तब है जब उनके खिलाफ जगह जगह केस दर्ज कराए गए और मामला सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के साथ ही थानों और कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी उदयनिधि के विवादित बयान के मुद्दे पर धर्म संकट में नजर आई। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे के बयान को कांग्रेस के 2 कद्दावर नेताओं के बेटों का समर्थन भी मिला, लेकिन साथ ही कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसका विरोध भी किया।
और एक दिन पहले पी चिदम्बरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदम्बरम ने ये कहते हुए उदयनिधि का समर्थन किया कि सनातन जाति के दबदबे पर आधारित धर्म है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी झट से इसे बीमारी बता दिया। Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. हालांकि इंडिया गठबंधन के घटक दल डीएमके के कद्दावर नेता के बयान से गठबंधन के कुछ दलों ने खुद को अलग कर लिया कि कोई भी बयान किसी व्यक्ति, किसी धर्म के खिलाफ, किसी के विचारों के खिलाफ देना नहीं चाहिए। एक दिन पहले ममता बनर्जी ने भी सभी धर्मों का सम्मान करने की अपील कर इस बयान से पल्ला झाड़ लिया था। ऐसे में कांग्रेस धर्म संकट में फंसी नजर आने लगी। जो स्टैंड टीएमसी का है वही कांग्रेस का है। चूंकि ये मामला सनातन धर्म से जुड़ा है, इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन बनाने वाले दलों की मुश्किलें समझी जा सकती हैं। लेकिन भावनाओं से जुड़ा ये मामला इतनी जल्दी खत्म होता अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा, क्योंकि देश की 262 हस्तियों ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई। इन हस्तियों ने देश के मुख्य न्यायाधीश से अपील की कि वे हेट स्पीच के इस मामले का स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने और हिंसा का खतरा है। और ये अंदेशा तब सच साबित होता दिखा जब अयोध्या के एक संत की अपील से नफरत टपक पड़ी। आपका सर कलम अगर 10 करोड़ में भी नहीं होगा तो मैं स्वयं करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो और इनाम बढ़ा दूंगा। हालांकि विरोध की ऐसी आवाज के बीच उदयनिधि को बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर का साथ मिला, जिन्होंने सनातन और छुआछूत को एक जैसा बताया। चूंकि डीएमके नेता उदयनिधि के बयान ने बीजेपी को इसके जरिए विपक्षी गठबंधन इंडिया को घेरने का मौका दे दिया है, इसलिए सत्ताधारी दल इस मुद्दे पर पीछे रहना नहीं चाहता। केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने इस बयान का तीखा विरोध शुरू किया। और इस मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के निशाने पर कांग्रेस आ गई। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं उनको पूछना चाहूँ कि कल अगर मैं मुसलमान का खिलाफ ऐसा बयान दे दूं या मैं क्रिश्चियनिटी का खिलाफ वो बयान दे दूं, क्या कांग्रेस बोलेगा ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? उदयनिधि के बयान पर कांग्रेस के नजरिए को हिमंता ने राहुल का रुख करार दिया। तो इसका जो मेन कल्प्रिट है और मेन जो किंग पिन है वो राहुल गांधी ही है। उनका इशारा में ही लोग ये सब बातें बोलते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने उदयनिधि के बयान पर कार्ति चिदम्बरम और प्रियांक खड़गे के रुख को राहुल की साजिश बता दिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर 23 याचिकाओं पर अब सुनवाई पूरी हो चुकी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजेस की संवैधानिक बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और आर्टिकल 370 पर कुल 16 दिनों तक लगातार चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने फैसले को अब सुरक्षित रखा है। अंतिम दिन जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन के हलफनामे पर चर्चा की, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब आतंकी हमला हुआ था तब लोन की सहानुभूति आतंकवादियों और सिविलियंस के लिए थी और तब उन्होंने भारत का जिक्र ऐसे किया था मानो ये कोई विदेशी धरती हो। साथ ही लोन के हलफनामे में ये बात होनी चाहिए कि वो अपने बयान को वापस ले रहे हैं और आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। दरअसल कश्मीरी पंडितों ने एक याचिका के जरिए अकबर लोन पर पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया था और उस वक्त की याद दिलाई जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस बयान पर केंद्र सरकार ने अकबर लोन से माफी की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोन ने कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करवाया। बहस के दौरान वरिष्ठ वकील जफर शाह ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय के बारे में बताते हुए अपनी दलीलें शुरू की और कपिल सिब्बल ने बेंच को उन रियासतों की सूची सौंपी जिन्होंने भारत संघ के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने एकीकरण के एक समान पैटर्न का पालन किया। सिब्बल ने कहा कि राज्य के संविधान का मसौदा तैयार होने और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में समाप्त होने पर आर्टिकल 370 ने स्थायी रूप ले लिया था और इसीलिए आर्टिकल 370 हटाने के लिए संसद से एक तरफा कार्रवाई नहीं की जा सकती। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान की रिलीज से पहले तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लेने पहुंचे।
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने अपने परिवार के साथ मंदिर की सुप्रभातम सेवा में हिस्सा लिया। 7 सितंबर को शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज होनी है। दिल्ली में G20 समिट के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस बीच द्वारका के इस्कॉन मंदिर में G20 की सफलता के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया। सीबीआई ने गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर आरोप है कि वो 50 लाख की रिश्वत लेकर प्राइवेट कंपनी को गैस प्रोजेक्ट दे रहे थे। मथुरा जिला जेल में कैदियों ने श्री कृष्ण के लिए पोशाक तैयार की है, जिसे जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान बांके बिहारी को पहनाया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा ने भारत माता की जय के नारे रुकवाने पर सफाई दी है। उन्होंने भारत माता की जय के नारे रोकने से इनकार करते हुए कहा कि बैठक में शोर की वजह से वो सभी को शांत करवा रही थी, कोई विशेष नारा लगाने से नहीं रोका। जयपुर के आदर्श नगर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में हंगामे के दौरान कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई थी। 4 दिन पहले पृथ्वी से सूर्य की ओर रवाना हुए भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 ने अपने सफर का एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आदित्य L1 ने आज तड़के 3 बजे दूसरी बार सफलतापूर्वक अपनी कक्षा बदली। बेंगलुरु में इस ट्रैक यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिकों ने कक्षा बदलने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। इस दौरान इस ट्रैक के मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन में सैटेलाइट के जरिए इस पूरी प्रक्रिया की ट्रैकिंग की गई। कक्षा बदलने के साथ ही आदित्य L1 अब 282 गुणा 40,255 किलोमीटर की कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। 10 सितंबर को रात 2:30 बजे आदित्य L1 तीसरी बार अपनी कक्षा बदलेगा। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 16 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। इस दौरान वो कुल 5 बार अपनी कक्षा बदलेगा। इसके बाद वो पृथ्वी की कक्षा से निकलकर सूर्य की ओर आगे बढ़ेगा और हेलो ऑर्बिट में पहुंचकर L1 यानी लैग्रेंज 1 पॉइंट की ओर बढ़ेगा। पृथ्वी से लॉन्चिंग और L1 पॉइंट तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया 125 दिनों में पूरी होगी। इस दौरान आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 जब लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच जाएगा तब वो हर दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में घमासान मचा हुआ है। कट्टरपंथी सुन्नी संगठनों और पाकिस्तानी सेना के दमन के खिलाफ अल्पसंख्यक शिया कम्युनिटी ने विद्रोह कर दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान के शिया संगठन फौज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारत से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्कार्दू में शिया मुसलमान भारत की ओर जाने वाले कारगिल हाईवे को खोलने की मांग पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि वो अब पाकिस्तानी फौज की हुकूमत वाले गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो भारत जाना चाहते हैं। उनके लिए है जो हमसे टकरने की कोशिश करेंगे। अगर टकरने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो जवान है, ये जो नौजवान है, ये जो बूढ़े यहाँ पर मौजूद हैं, ये बूढ़े हबीब इब्न मज़ाहिर बन के निकलेंगे, मुस्लिम इब्न औसज बन के निकलेंगे, ये जो जवान है अली अकबर बन के निकलेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान की लगभग 20 लाख की आबादी में से 8 लाख शियाओं ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज के 20,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया, लेकिन वो भी हालात पर काबू नहीं पा सके। जिसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद से 4 मुस्लिम उलेमाओं को गिलगित बाल्टिस्तान भेजा, लेकिन स्कार्दू के शिया मुसलमानों का कहना है कि बहुत देर हो गई, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। दरअसल स्कार्दू में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी ने कुछ ऐसे कमेंट किए थे जिससे वहां की हुकूमत नाराज हो गई। धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से ही गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह की आग भड़क उठी। पहले से इलाके की डेमोग्राफी बदलने से नाराज चल रहे शिया मुसलमान सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं पाकिस्तानियों का भी मानना है कि गिलगित बाल्टिस्तान के शिया मुसलमानों का दमन किया गया, लेकिन अब शिया सुन्नी की ये जंग गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह तक पहुंच गई है, जो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए परेशानी का सबब है। Z News।